हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल गाइस। तो फाइनली सर देखा जाए तो नीट का पेपर और हो चुका है और फिजिक्स में आज मैं बात करने वाला हूँ कि पेपर इजी था या फिर पेपर डिफिकल्ट था। क्योंकि ये हर एक बच्चा जो नीट दे चुका है और जो अगले साल के लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट की एग्जाम थी कैसी। कुछ बच्चे कह रहे फिजिक्स वाज मॉडरेट, कुछ कह रहे फिजिक्स वाज इजी। क्या है असली डेटा, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। सर बताइए जरा। तो जरूर शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सर मैं अगर इसी डेटा के बारे में ही बात कर लूँ तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इजी और मॉडरेट के नंबर्स ज़्यादा हैं और डिफिकल्ट के नंबर कम है। लेकिन हम सीधा आएंगे आप लोगों के एनालिसिस में, जहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 11th से कितने क्वेश्चंस आए और किस किस टॉपिक से आए, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ शॉकिंग भी था मेरे लिए देखना कि 11th से सिर्फ 20 क्वेश्चन थे और 12th क्लास से 30 क्वेश्चन थे। इवन अगर देखा जाए तो 11th में काफ़ी कुछ होता है ऐसा जो थोड़ा टफ बना देता है, लेकिन देखें तो बहुत ही बढ़िया था। अगर देखा जाए तो यहाँ पर डायमेंशंस और मेजरमेंट्स है जो हम लोगों ने वहाँ पर भी प्रोजेक्शन करी थी नीट फिनाले में, वहाँ बताया था 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो 3 क्वेश्चन आए, 2 इजी 1 मीडियम था। अगर ग्राफ, सर्कुलर मोशन और मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ के बारे में बात करूँ तो उससे आप लोगों के 4 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं वर्क पावर एनर्जी से बात करी जाए तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, दोनों ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं रोलिंग मोशन के बारे में बात करूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, दोनों ईजी क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे गए थे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन पे बात करें या एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स पे बात करें तो उसमें एक इजी और एक मीडियम क्वेश्चन आप लोगों को देखने मैं यहाँ पे ना 1-2 चीजें बच्चों को नोट कराना चाहता हूँ, जो वैसे आपने मुझे बताई थी कि इसमें ना इस बार एरर का सवाल नहीं पूछा है। देखो आप, एरर हर साल होता है, हाँ। इसमें नहीं पूछा। यूनिट डायमेंशंस पे पूछ लिए 2। अब देखो रोलिंग मोशन बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पूछ लिया ना, और वो काफी इजी वाला पूछा। इसमें ऐसा रोलिंग का बहुत कोर कंसेप्ट नहीं लगता, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब देखो वो चीजें भी यहाँ पे पूछी हुई है। अब बहुत बढ़िया तरीके से पेपर डिजाइन हुआ था। एग्जैक्टली इवन अगर मैं बोलूँ तो 12th क्लास में भी कुछ ऐसी चीजें देखने मिली, जैसे कि सोलर के बारे में है, वो चीज नहीं है ना। डीके के बारे में उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। काइनेमेटिक्स एग्जैक्टली मेरा सब्जेक्ट बोला है, अब मैं बोलूंगा। यहाँ पे काइनेमेटिक्स में कोई क्रिटिकल क्वेश्चन ही नहीं था, सिर्फ ग्राफ का एक सवाल। क्या बढ़िया सवाल था, ग्राफ का छोटा सा सवाल। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर देखा जाए तो सर एक भी टफ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सब इजी है और मॉडरेट लेवल का है। आगे बढ़ते हुए गाइस, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो मैं बता दूं आप लोगों को, हुक्स लॉ का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों से पावर निकालने के बारे में बात करी थी। और दोनों क्वेश्चन सरफेस पे, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, फोर्स में जब हम पावर निकालते हैं तो मतलब फोर्स की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें आप लोगों का टी से मल्टीप्लिकेशन करना था। याद है 2πr से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसका आंसर आया था। और यहाँ पर अगर हम सरफेस टेंशन के बाद थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन में एक्चुअली में उन्होंने फोर्स पूछ लिया था, जबकि हम स्ट्रेस निकालते हैं, राइट। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से एक क्वेश्चन आया था जिसमें चार्ल्स लॉ के बारे में हमने बात करी, ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिल गया। देन सिंपल पेंडुलम, देखो थर्मोडायनेमिक से कांस्टेंट वॉल्यूम का क्वेश्चन आया हुआ था ग्राफ का, और एक चार्ल्स लॉ से आया हुआ था। देन सिंपल पेंडुलम हो गया, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से 2 क्वेश्चन आए थे। लेकिन एक चीज जो आप लोगों को देखनी है वो है ये वेव्स। इस बार वेव से सर क्वेश्चन ही नहीं है, स्टेशनरी वेव का एक सवाल नहीं। मतलब आप ये समझिए कि वेव्स को तो किनारे ही कर दिया सर इस बार, क्योंकि उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, लेकिन ये नहीं आए। तो गाइस सर ये 2 सवाल कितने इजी थे, बहुत सिंपल, सुपर इजी। मतलब सर एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं इसमें, जैसे बता नहीं पाएंगे। हाँ, ओमेगा की वैल्यू पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड, हाँ ओमेगा से कंपेयर करके। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आए। लेकिन पेंडुलम वाला क्वेश्चन इजी था सर, पेंडुलम का भी एक सवाल था। बट एनी विच वेज वो तो t = डायरेक्ट रिलेशन टू रूट ऑफ l से आप ला सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका पूरा 11th का एनालिसिस। 20 सवाल आया है, 20 सवाल। और फिजिक्स में क्लास 12th में 30 सवाल आए, 30 सवाल। तो मजा आ रहा है क्योंकि ये पेपर बहुत इजी निकला है बेटा। हमने इजी में उनको रखा है क्वेश्चंस को जो थियोरी थे, जिनके आंसर्स बहुत डायरेक्ट है, या एक फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करो विदाउट टू मच कैलकुलेशन, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। 2 मीडियम लेवल हमने उनको रखा है जिसमें 2 से ज्यादा स्टेप्स हो या फिर हमारा थोड़ा कैलकुलेशन हो। 3 जो क्रिटिकल क्वेश्चन हो, जो सब बच्चे नहीं कर पाए वैसे। तो क्लास 12th में से आप देखोगे तो पोटेंशियल वाला सवाल, लॉलीपॉप क्वेश्चन, और उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का भी सवाल, उसमें
फॉर्मूले में 2 डाल के आपको कंफ्यूज भी कर दिया होगा शायद उसने असर्शन रीजन में, वो 2 हटा दोगे तो वो फॉर्मूला करेक्ट होगा, इसलिए वो जो रीजन था वो रॉन्ग होता है। और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, गॉस लॉ पूछा ही नहीं गॉस लॉ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ इन फिजिक्स, पूछा ही नहीं। फिर आप देखोगे व्हिटस्टोन और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, व्हिटस्टोन के ऊपर तो कैपेसिटर वाला भी सवाल दे दिया था, एनी विच वेज। चलो यहाँ पे हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आप देखोगे सेल्स के ईएमएफ के ऊपर ये सब सवाल दे दिया था, व्हिटस्टोन ब्रिज वाला भी तो दिया था। और हमारे यहाँ पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पाइप 50 + 2 52 ओहम्स कैसे निकालना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। बस यहाँ पे एक पावर जो था ना 2 बल्ब वाला, उसको हमने मीडियम में रखा हुआ है, और व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए आपको यहाँ पे एक डायोड लगा दिया था, तो उसको वैसे कंसीडरिंग कि आपको शायद वो फॉरवर्ड है रिवर्स है कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी हो, इसलिए हमने उसको डिफिकल्ट में रखा है। बट आई नो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल से कि सर ये बहुत आसान था अगर उनको पीएन जंक्शन डायोड आता है तो, बट बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स दैट इज व्हाई वी काउंटेड इट दैट वे। देन मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, अमेजिंग क्वेश्चंस। एक ही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक नीडल वाला, बाकी तो सारे ईजी थे। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, यूं आंसर लाओ। उसके बाद आप मैग्नेटिक मटीरियल, डायापैराफेरो, ससेप्टिबिलिटी, इससे ईजी क्या ही हो सकता है इस चैप्टर में। और बढ़िया 3 सवाल आ चुके हैं। आप फिर यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, ट्रांसफॉर्मर, टर्न्स रेशियो के ऊपर सवाल पूछा, लेंज लॉ, डायरेक्शन बताओ, वैसे सारे सवाल पूछ लिए आपको, बहुत आसान सा था। एसी सर्किट, इंपीडेंस के ऊपर, मतलब आप देखो यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं, आपको निकालना था V0 निकालना था, ठीक है, सॉरी I0 निकालना था, V0 अपॉन XC कर देते, XC की वैल्यू निकालने के बाद सीधा V0 से डिवाइड कर देते तो आपका आंसर आ जाता। तो ये सारी बहुत इजी चीज़ है। ईएम वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन, इतना सिंपल थियोरी क्वेश्चन, कोई टफनेस ही नहीं रखी थी इस बार इसमें तो। ओके, वेव प्रोपोगेशन के ऊपर सवाल है, ये तो हमें प्रॉपर्टी कौन पूछता है यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सो इजी। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिज्म वाला तो देखो बढ़िया सवाल था, बहुत शानदार सवाल था सर। प्रिज्म में अगर देखा जाए तो म्यू निकालने के लिए पूरा रिलेशन निकालना पड़ा, हाँ, तब जाकर के उसका आंसर आया। मतलब ये प्रिज्म में स्किप टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आप लोग इसको स्किप कर सकते थे। एग्जैक्टली सर। फिर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे तो उसमें से एक सवाल पूछ लिया आपको, है ना, टेलीस्कोप का। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, YDAC, भाई इतना आसान सवाल YDAC में से, ब्रूस्टर्स एंगल वाला थियोरी क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली वी कैन सिंपली कंक्लूड कि हमारा क्लास 12th वाज मेजॉरिटीली ईजी। थोड़ा आप मॉडरेटली आप बोल सकते हो कि उसमें बहुत मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान ही था ये पेपर। और ये आप सभी के लिए ड्यूल नेचर, एटॉमिक, ये देखो ना, ये चैप्टर्स जो मॉडर्न फिजिक्स के, उसमें से भी देखो एक बार कि ये कितने इजी क्वेश्चन पूछे थे। किसी ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर सवाल नहीं पूछा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस जो हमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन कराता है। फिर डी ब्रॉगली के बारे में सिंपल सा ग्राफ पूछ लिया आपको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर सवाल, अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आती है सही तरीके से ना, तो आप उसका आंसर बिना कोई वैल्यूज पता के भी कर सकते हो। जिनको नहीं आती है उनके लिए ये सवाल सबसे क्रिटिकल रहा होगा, तो मैं मानता नहीं हूं कि ये डिफिकल्ट है, एनी विच वेज, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, अल्फा, बीटा प्लस, बीटा माइनस। देखो मैं आपको यहाँ ना 1-2 चीज़ें बताता हूँ। मैंने कौन से बूस्टर सीरीज इस चैनल पे ली है, उसमें मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिटेल में कराई है, वहाँ वेवलेंथ का वो रिलेशन आपको बताया था। अगर वो आपने देखा होता तो आप ये आंसर कर पाते बिना कोई कैलकुलेशंस के। न्यूक्लियर रिएक्शन, अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, गामा में क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस सारी रेडियो एक्टिविटी, लेकिन उसको यूज़ करके न्यूक्लियर रिएक्शन पूछना, दिस इज अमेजिंग थिंग। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अल्फा, बीटा, गामा, डीके क्या होता है, बीटा प्लस क्या होता है, बीटा माइनस क्या होता है। अगर आपको वो पता था तो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन उसके लिए आपको मेरा स्टूडेंट रहना ही जरूरी था। एनीवेज, सेमीकंडक्टर, सोलर सेल की डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूछा, लॉजिक गेट के ऊपर दो सवाल, एक बुलियन अलजेब्रा पे था और एक सिंपल लॉजिक गेट का सॉल्विंग था, और वो भी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ऐसा भी नहीं था कि उसमें कुछ डिफिकल्टनेस डाली हो। सो दिस इज द एंटायर थिंग बेटा। मॉडर्न फिजिक्स मेरे हिसाब से वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट रहा है इस पूरे के पूरे क्लास 11-12 के कंबाइंड अगर हम देखें तो मॉडर्न फिजिक्स वाज द ईजिएस्ट यूनिट टू क्रैक, इसीलिए ये आखिरी में है, लेकिन लीस्ट नहीं है, लास्ट है। सर एक चीज और भी है, अगर इस बार का गाइज एनालिसिस देखो आप लोग, तो आप लोगों को ये चीज पता चलेगी कि जो आपका फिजिक्स का पेपर था इतना टफ नहीं था। 2-4 क्वेश्चंस जो थे वो लेंदी थे, कठिन नहीं थे, लेंदी थे। अगर आप उनको स्किप कर देते तो आप फिजिक्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ना 45 क्वेश्चंस टोटल आपको अटेम्प्ट करने होते हैं,
3 सवाल ऐसे थे जहां पे आप थोड़ा अटक सकते थे, मैं उसको ना राउंड ऑफ करके 5 कर देता हूं। एग्जैक्टली 40 तो यूं हो जाते, ठीक और है। 40 बहुत आराम से कर सकते थे मेरे लाल, बहुत आराम से हो जाते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी था। अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने टॉपिक टच भी करा है, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और हमने मैराथन में भाई जो बताया था उसमें से मेजॉरिटी चीज आई है। जिन चीजों पे बोला था इसमें ध्यान रखना, वही चीज पे पूछा है। एग्जैक्टली और प्रेशर की जो भी सारी मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेसेस वगैरह पढ़ी थी, डायरेक्ट प्रोसेस देखने हाँ। के लिए मिल रही थी। हम लोगों ने जो इक्वेशंस पढ़ी थी सर, पढ़ी थी, मतलब सारी की सारी इक्वेशंस आ गई। स्पेक्ट्रम जो सर ने बताया था पूरा का हाइड्रोजन पूरा स्पेक्ट्रम, निकल के बाहर आ गया मोमेंट भाई ऑफ साहब। इनर्शिया। भाई मैंने जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में टॉपिक लिए हैं उनमें से सब में से सवाल आया है, ठीक है। मैराथन में जिस चीज को मैंने बोला था कि आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन देख लेते हैं, उसके ऊपर भी सवाल आया है। सो इसी तरह से जो भी बच्चे अगले साल के लिए अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बेटा वी आर विद यू एंड वी विल मेक श्योर कि आप ऐसे या इससे एक लेवल ऊपर भी पेपर आए, फिर भी आप 45 में से 42 43 तो आराम से अटेम्प्ट कर मेक श्योर कर सको कि इतने तो आने ही आने हैं, हाँ। मतलब पहले से डिक्लेयर कर सको कि इतने आने ही ठीक आने है। हैं। तो आप सभी के लिए हम वेट कर रहे हैं हमारे क्लासेस में। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको हमारा साथ अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका नीट के पेपर के ऊपर एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।